आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। व्हेन x ग्राम, क्या था? जिंक था ना। x ग्राम जिंक रिएक्ट्स विद, x ग्राम जिंक रिएक्ट्स विद क्या? H2SO4 से था ना, यही था ना, H2SO4। देन it gives 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। 3 लीटर नहीं था, 2 लीटर था ना, 2 लीटर हाइड्रोजन गैस एट STP। देन फाइंड x, यही क्वेश्चन था। मतलब 8.7 ग्राम, ठीक है सर। 3 लीटर वोट एवर, 3 लीटर हो 2 लीटर हो वोट एवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन कॉन्सेप्ट समझिए, आपको रट्टा नहीं मारना है। 3 लीटर हो 2 लीटर हो 4 लीटर हो, यहाँ जिंक की जगह कोई मेटल हो, यहाँ H2SO4 की जगह कोई एसिड हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर नहीं समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर लोगे। कॉन्सेप्ट समझ लो भाई। मैंने कहा x ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4, एनी मेटल ऑफ x, इट शुड बी एनी मेटल एंड इट शुड बी एनी एसिड, H2SO4, HCl, H3PO3, व्हाटएवर, कुछ भी ले लो आप। अभी तक की हमने क्या कहा था कि x ग्राम जिंक को 3 लीटर के मिली इक्विवेलेंस के बराबर कर दोगे। कल मैंने लास्ट में ही कॉन्सेप्ट बता दिया था कि मिली इक्विवेलेंस मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस। जितना भाई जिंक होगा उतना ही तो हाइड्रोजन निकलेगा, या जितना हाइड्रोजन निकालना चाहते हो उसके रेस्पेक्ट में कितना जिंक लगेगा, तो दोनों का मिली इक्विवेलेंस बराबर कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 लीटर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना बेस चाहिए, ऑफकोर्स 1 ही लीटर बेस चाहिए, समझ पा रहे हो ना। या x लीटर, एक x अमाउंट एसिड है और हमने कहा x अमाउंट एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना अमाउंट बेस चाहिए, तो x ही चाहिए। तो उसके लिए मिली इक्विवेलेंस कांसेप्ट हमने बना दिया है कि अगर दोनों चीजें एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो रही हैं तो व्हाट हैपेंड, मिली इक्विवेलेंस मस्ट बी इक्वल। तो मिली इक्विवेलेंस कैसे बराबर करोगे? तो हम क्या करेंगे, x ग्राम जिंक का मिली इक्विवेलेंस निकालेंगे और ये बराबर करेंगे किसका? मिली इक्विवेलेंस ऑफ 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। बस यही तो कॉन्सेप्ट लगाना है। बात सबको समझ में आ रही है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंस के 2 ही फॉर्मूले हमारे पास, एक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, एक नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम वाला। तो वहां STP दे रखा है, तो यहां क्या हो जाएगा, x अपॉन 65/2 इनटू 1000। देखिए ये सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन इनफैक्टर इनटू 1000। सर कैन वी यूज मोल? ठीक है ना, ये बात सबको समझ में आई? तो यहां पर ये बात बिल्कुल समझ लीजिएगा कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हो सर, कैन वी यूज मोल कंसेप्ट बाय डिवाइडिंग 3/22.4? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम वहीं पर आ रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि सबसे पहले 3 लीटर है, तो अब अगर 3 ग्राम था, देखिए क्या था, 3 ग्राम था, तो 3 ग्राम में क्या करते थे, वेट वाला 3 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना था, 2 ग्राम, डिवाइडेड बाई n फैक्टर 2 इंटू 1000, यही तो करते थे, यही हमारा इक्विवेलेंट वेट था। अब आप ये मत सोचिएगा कि अगर यहां पर 3 लीटर कर दिया है हमने, तो 3 लीटर में 3 लीटर इंटू नॉर्मलिटी मिली इक्विवेलेंस बन गया, तो नॉर्मलिटी n और x 2 अननोन वेरिएबल हो जाएंगे, तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो हमको क्या करना होगा, इसका प्रॉपर मिली इक्विवेलेंस लिखना होगा। तो देखिए अगर मैं 3 ग्राम लिखता हूं, तो 3 ग्राम में क्या होता है कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही तो था फॉर्मूला, इंटू 1000, यही फॉर्मूला था। तो अब वेट 3 ग्राम है अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो वही मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो मोलिकुलर वेट कितना था, इक्विवेलेंट वेट का मतलब मोलिकुलर वेट, तो देखो मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर इनटू 1000, यही तो 3 ग्राम के लिए यूज किया था। तो यहां 3 ग्राम है इसलिए मोलिकुलर वेट ग्राम में यूज किया जा रहा है। सारी चीजें वैसी होंगी, लेकिन अगर यहां 3 लीटर होता तो 3 लीटर में बस मोलिकुलर वेट की जगह हमें क्या लिखना होता, 22.4 लीटर। बस अगर ये 3 ml होता तो यहां 22400 लिखना होता। मतलब ऊपर ग्राम है तो ग्राम की वजह से नीचे ग्राम है, क्योंकि n फैक्टर तो यूनिटलेस है, तो ग्राम अपॉन ग्राम। तो यानी 3 ग्राम में मोलिकुलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का, 2 ग्राम। लेकिन 2 ग्राम जो होता है वो 1 मोल ही तो होता है हाइड्रोजन का, तो 1 मोल में 2 ग्राम होता है और 1 मोल में ही 22.4 लीटर होता है। तो अगर ऊपर ग्राम होगा तो 2 ग्राम यूज किया जाएगा, और अगर ऊपर लीटर होगा तो 22.4 लीटर यूज किया जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यानी कि यहां पर लीटर है तो यहां पर 2 की जगह ग्राम होता है ना, 22.4 यूज किया जाएगा। तो ये हो जाएगा गिवन वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम और इनटू 1000 एज यूजुअल। तो यहां से आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ इट इज द x। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात आपको समझनी होगी, थोड़ी सी क्रूशियल है, थोड़ी सी सिचुएशन। अगर वेट दिया होगा तो वेट को जब आप इक्विवेलेंस बनाओगे तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर। लेकिन अगर लीटर दिया होगा तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 अपॉन n फैक्टर। ये भी हमारे पास इक्विवेलेंस ही है।
एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार इसको रिपीट करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलो इस बात को एक बार और समझते हैं, इसी बात को एक बार और समझते हैं। बस यहां से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे ना, एक्स तो निकाल लोगे, मैथ्स के स्टूडेंट्स 1000 से 1000 कैंसिल, ये घुमाओ और पूरा सॉल्व करो, ये आसान है ना। अब जैसे मान लिया मैं क्या कह रहा हूं, ये मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा कि ये लिखा है 5 ग्राम H2SO4, देखना 5 ग्राम H2SO4, इसका इक्विवेलेंट मतलब इसका इक्विवेलेंस निकालना है। तो कैसा निकालोगे, 5 अपॉन 5 ग्राम है ना, तो अपॉन 98 ग्राम है, अपॉन इन फैक्टर 2 इंटू 1000। देखिए ये हो गया हमारा मिल इक्विवेलेंस, 5 ग्राम H2SO4 का मिल इक्विवेलेंस, क्या, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट हमारे पास 98/2 है ना, तो ग्राम में ग्राम वाली वैल्यू यूज की जाएगी ना H2SO4 की। लेकिन अगर ये 5 लीटर होता तो क्या होता, 5 अपॉन यहां होता 22.4 अपॉन एन फैक्टर कितना, 2 इंटू 1000। ये 5 लीटर के रेस्पेक्ट में होगा। भाई यहां पर ग्राम है तो ग्राम में 98 ग्राम, और पता है 98 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है, और 22.4 लीटर भी 1 मोल के बराबर होता है। तो 98 ग्राम की जगह 22.4 लिखना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो। तो इक्विवेलेंस जो मिली इक्विवेलेंस है वो वेट के टर्म्स में ऐसा निकाला जाएगा और वॉल्यूम के टर्म्स में ऐसा निकाला जाएगा। तो हमने मिली इक्विवेलेंस को बराबर कर दिया। इज दैट क्लियर। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखता हूं अब कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, और बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। व्हेन, क्वेश्चन लिखो, व्हेन 10 ग्राम एल्यूमिनियम reacts with HCl, then evolve 2 liter of hydrogen gas at STP, then find percentage of aluminium। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो फिर आंसर समझ में आ जाएगा। बस क्वेश्चन समझना ही बड़ा टफ है। क्वेश्चन समझ लो भाई कि अगर क्वेश्चन आया समझ में तो फिर आंसर आप सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन से क्या समझते हो, 10 ग्राम यहां लिखा है एल्यूमिनियम, 2 लीटर हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो ये बात सबको क्लियर है कि 10 लीटर एल्यूमिनियम का मिल इक्विवेलेंस 2 लीटर हाइड्रोजन के मिल इक्विवेलेंस के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह निकालोगी क्या, हमने कहा 10 ग्राम एल्यूमिनियम का मिल इक्विवेलेंस ऑफ 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम बराबर मिल इक्विवेलेंस ऑफ 2 लीटर हाइड्रोजन गैस। सिचुएशन तो वही है। अब सब कुछ तो पता है, देखो जरा क्या पता है, 10 अपॉन 27/3 गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट 27 एन फैक्टर 3 लास्ट टाइम पे बताया था, इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या, 2 अपॉन 22.4 अपॉन 2 इंटू 1000। अरे भाई सब कुछ तो नोन है, अननोन क्या है, पता क्या चलेगा। हाँ भाई बस ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। मैंने पूछा है परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम। क्वेश्चन को ढंग से समझना। क्वेश्चन में ये कहना चाहता हूं कि 2 लीटर हाइड्रोजन गैस, 2 लीटर है ना, हाँ 2 लीटर हाइड्रोजन गैस निकले, उसके लिए एल्यूमिनियम के कितने ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इज रिक्वायर्ड टू इवॉल्व 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, and that required amount is the percentage in 10 ग्राम। मैंने आपको कहा कि 10 ग्राम ये लो एल्यूमिनियम, ढंग से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा 10 ग्राम एल्यूमिनियम ये लो। अब तुमको 2 लीटर हाइड्रोजन गैस निकालनी है, तो 2 लीटर हाइड्रोजन गैस के लिए जरूरी नहीं है पूरे का पूरा 10 ग्राम जो हमने तुमको एल्यूमिनियम दिया है वो पूरा पूरा यूटिलाइज हो जाए। हो सकता है 2 लीटर हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए मान लिया 5 ग्राम एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट होती है। समझ पा रहे हो ना कि 2 लीटर हमने एक्सपेरिमेंटली 2 लीटर हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए मान लिया 5 ग्राम एल्यूमिनियम की जरूरत होती है। अब मैंने तुमको दिया कितना था, 10, तो आपको बताना है कि 5 जो ग्राम यूटिलाइज हुआ है वो 10 ग्राम में कितना परसेंट है, तो 5/10 इंटू 100 यानी 50%, यानी 10 ग्राम का केवल 50% एल्यूमिनियम से ही 2 लीटर हाइड्रोजन गैस निकल सकती है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो। तो यहां पर मैंने 10 ग्राम एल्यूमिनियम आपको दे दिया है, तो आपको क्या करना है, बस उसी जो 10 ग्राम एल्यूमिनियम है उसको आप एक्स मान लो कि बाई 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस हाउ मच अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इज रिक्वायर्ड, एंड जो भी एक्स का अमाउंट यहां आ जाएगा, यानी यहां पर एक्स ग्राम की वैल्यू निकाल लो। इससे यह पता चलेगा कि इतने के लिए कितने ग्राम एल्यूमिनियम की जरूरत होती है, तो जो भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो एक्स की वैल्यू 10 ग्राम में कितना परसेंट होगा। नाउ इट इज द आंसर।
2.4 एक बच्चे ने निकाला है, पता नहीं मुझे। तो अब सॉल्व करो जरा कैसे। यहाँ पर आ जाएगा 1000 से 1000 कैंसिल, ये हो जाएगा 9, तो x बाई 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना, 2/11.2, यही आएगा ना। तो 9 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 18/1.2 ये बराबर x, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी करीबन 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, यहां पर रख दो आप। यानी कि आप क्या करोगे, इंटू 10 इंटू 100। बात सबको समझ में आ रही है। यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, नाउ इट इज द परसेंटेज, इट इज द आंसर। क्वेश्चन समझ में होपफुली आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है प्लीज कंसल्ट टू मी, आप कंसल्ट कर सकते हो। 24.1 वेरी गुड, कुछ बच्चे बड़ा समझदार है। 24.1 यहां से आ रहा है, ये 10 और ये क्या 1 पॉइंट समथिंग, नहीं 2.4, 24 तो नहीं आएगा अप्रॉक्स, देख लो आप। यहां से x की वैल्यू आ गई ना, यहां से 9, 1000 से 1000 कैंसिल, ये 1/2 9 उधर आएगा, तो ये आ जाएगा 18/11.2 आएगा। और 18/11.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ तो ठीक है ना, 180/0.2, जितना भी आ जाए आंसर, ये वॉट एवर जो भी 180/11.2 जितना भी आंसर आ जाए, इतना परसेंटेज की जरूरत होगी। 16.07, यस ये सही है, 16.07, 1.6 नहीं 16.07 इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि 2 लीटर एल्यूमिनियम, यानी इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि क्वेश्चन मतलब ये है कि 10 ग्राम का केवल इतना परसेंटेज, 10 ग्राम का केवल इतना परसेंटेज अगर निकाला जाए तो वो 2 लीटर हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, वो सॉल्व करो। एक क्वेश्चन और देता हूं, अब आप अपने लेवल पर सॉल्व करके दिखाओ। इतना इस कॉन्सेप्ट से, इस क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है ना। चलो लिखो मैं देता हूं 20 ग्राम जिंक रिएक्ट्स विद HCl, इवॉल्व 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलो 5 नहीं 2 ग्राम दे देता हूं मैं, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ जिंक। चलो सॉल्व करो, अब तो सभी लोग सॉल्व कर लोगे, चलिए सॉल्व करिए। बताएं आंसर कितना है। यस इन्हीं दोनों का मिल इक्विवेलेंस बराबर करना, इसका मिल इक्विवेलेंस इसके मिल इक्विवेलेंस के बराबर कर दो। मिल इक्विवेलेंस ऑफ दिस मस्ट बी मिल इक्विवेलेंस ऑफ दिस। जिंक का मॉलिक्यूलर वेट 65 एंड फैक्टर 2, जिंक का मॉलिक्यूलर वेट 65 और एन फैक्टर 2। ये पिछले क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, पिछले क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, ध्यान रखो। कॉपी का रिवीजन नहीं कर रहे हो आप लोग, कॉपी का रिवीजन करोगे तो समझ में आएंगी चीजें, ठीक है ना। तो जितना अच्छा रिवीजन कर लोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। आप ऐसा नहीं है कि हर दिन बिल्कुल नए तरीके से बैठो, आप पिछले क्वेश्चंस को 1-1 घंटे दो, तभी आपको समझ में आएगा। तो x ग्राम जिंक है, 65 मोलिकुलर वेट एंड फैक्टर 2, x ग्राम मान लो, 2 ग्राम 2 लीटर नहीं दे रखा है, 2 ग्राम से x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू को 20 ग्राम से परसेंटेज निकालो। क्या बात है, सबके सब सो गए क्या? सॉल्व करो भाई। x/65/2 इंटू 1000 इक्वल टू 2/2 इंटू 1000। ये तो बहुत ही आसान हो गया, देखो ना। x मान लिया हमने कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए x ग्राम जिंक की जरूरत पड़ेगी, और जितने ग्राम जिंक की जरूरत पड़ेगी 325, अनिकेत ने कहा है 325, 3.8%। बड़ी देर में निकालते भाई तुम लोग। देखो यहां पे ये 1000 से 1000 तो कैंसिल ही हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 से 2 कैंसिल, तो खाली 2 बचा। और यहां पर क्या बचा, x इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 65/2 इंटू 2, तो केवल 65 ही तो आया। देख लो भाई, 1000 से 1000 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 आ गया, तो 65 इंटू 2,
तो 65 इंटू 2 बराबर 65 ही तो आएगा। तो यानी कि 65 ग्राम मुझे जिंक चाहिए, यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए 65 ग्राम जिंक चाहिए। और ये 65 ग्राम 20 ग्राम में कितना परसेंटेज है, तो 65/20 इंटू 100, ऐसे ही तो निकालते हो परसेंटेज। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये हो गया 5 जा 325%। मतलब यस, बिल्कुल सही, यानी 20 ग्राम जिंक का अगर 325% ले लिया जाए तो फिर वहां से 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस निकल आएगी। होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी बिना किसी इफ एंड बट के। मिली इक्विवेलेंस के कंसेप्ट से बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना? अब मैं आपको एक होम असाइनमेंट फिर से देता हूं और लेवल बढ़ा देता हूं, एक एडवांस का क्वेश्चन देता हूं। देखता हूं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा पाते हैं। कल आप लोग भाई क्वेश्चन सॉल्व करके व्हाट्सएप पे दिया करो मुझे। अच्छा, आप देते हैं, मैं चेक नहीं करता हूं। देखो, मैंने कहा 5 ग्राम मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक reacts with HCl, then evolve 2 liter hydrogen gas at STP, then find individually percentage of aluminium and zinc। मतलब आप ऐसा मान लीजिएगा, इसको x मान लीजिएगा, इसको 5 - x मान लीजिएगा, तो एल्यूमिनियम और जिंक की इंडिविजुअली वैल्यू निकालिएगा, और जो x आए तो x/5 इंटू 100 और 5 - x/100 ना। बेटे, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन, वो भी एडवांस लेवल पर। जब क्वेश्चन समझ में आना बंद हो जाए तो समझ जाना आईटी में पूछा गया है। ठीक है ना? और है कुछ नहीं, मैंने आपको एक बेसिक टर्म समझाया और उसी का एक अगला वर्जन क्वेश्चन दे दिया। ठीक है ना? इसको आप घर से सॉल्व करके लाइएगा। कितने अच्छा दिमाग आप लगाते हो। ठीक है ना? रब करता हूं मैं, इसको रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। उसके बाद नॉर्मलिटी आई ना समझ में? नॉर्मलिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी टफ चीज थी। टफ का मतलब थोड़ी लेंदी चीज थी। अब मोलरिटी देखो शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। देखो मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी तो बहुत आसान है। मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। मोलरिटी क्या होता है? समझा सर? थैंक यू, समझ गए। मोलैरिटी क्या होती है? मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। और मोलरिटी जरा देखिए, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूं। ये देखो, हमारे पास ये सोल्यूशन है ना, और सोल्यूशन लीटर में ही है, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर। और सोल्यूशन का मतलब समझते हैं? सोल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन। इसी का मतलब सोल्यूशन होता है कि सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट मिला होगा तो सोल्यूशन है। और इसके अंदर मान लिया सॉल्यूट कितना मिला है? मिला है 10 ग्राम HNO3 मिला है। 10 ग्राम HNO3 इसके अंदर मिला है, और सोल्यूशन जो हो गया मान लिया 1 लीटर हो गया। समझना जरा, 1 लीटर सोल्यूशन है, इस 1 लीटर के अंदर 10 ग्राम ऑफ HNO3 मिला हुआ है। अच्छा, नॉर्मलिटी ऐसे तो निकालते थे। नॉर्मलिटी कैसे निकालते थे? x/e इंटू वी। भाई इसका इक्विवेलेंस क्या? 10/63/1/1। ये इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो नॉर्मलिटी निकालते थे। यानी इसका इक्विवेलेंस और इसका इक्विवेलेंस क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट रेशियो इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। यही तो नॉर्मलिटी थी। लेकिन मोलरिटी जानते हो क्या होती है? मोलरिटी का मतलब होता है जो चीज मिली हुई है उसका सिंपल मोल निकालो। सिंपल मोल 10/63। मोल तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि 10/63 मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट, और पूरा वॉल्यूम कितना? 1 लीटर। नाउ इट इज मोलरिटी। तो मोलरिटी देखो कितनी आसान है। नॉर्मलिटी फिर भी टफ थी। मोलरिटी में क्या है कि जो चीज मिलाई जा रही है, जो चीज मिली हुई है, जो सॉल्यूट है, उसको मोल में निकाल लो, और पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, उन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। इज दैट क्लियर? यानी कि व्हाट मोलरिटी इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। सर रिपीट प्लीज, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम आई डिड नॉट गेट।
नेटवर्क प्रॉब्लम इंडिविजुअल हो सकती है, यहाँ पे शायद हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नेटवर्क इंडिविजुअली प्रॉब्लम हो सकती है ना। सभी को नहीं होगी, कुछ लोगों को हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आपका मोबाइल डेटा कौन सा है, क्योंकि हमारा इसमें वाईफाई चल रहा है और वाईफाई का नेटवर्क 100 Mbps स्पीड है इसकी, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, अगर कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आप नीचे लिख दीजिए प्लीज रिपीट, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो मोलैरिटी हेडिंग डालो और लिखो यस इट इज माई प्रॉब्लम, यस लिखो। टोटल नंबर ऑफ मोलैरिटी लिखो, डेफिनेशन लिखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which present in the volume of the solution, which present in volume of the solution in liter. The total number of moles of solute which present in volume of the solution in liter is called molarity, represented by capital M. मतलब आपको देखिए आइडिया लग गया होगा, ये पूरा सोल्यूशन है, इसके अंदर 10 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है, 10 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है। तो अब सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, पूरा सोल्यूशन 1 लीटर है। तो क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, सॉरी मोल ऑफ द सॉल्यूट, 10 ग्राम HNO3 का मोल क्या होता है 10/63 और अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर, तो दैट रेशियो इज कॉल्ड मोलैरिटी। या और करके आप लिखो, और क्या लिख सकते हो, व्हेन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, राइट डाउन, और करके लिखो, व्हेन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, when 1 liter of solution contain 1 mole of solute, 1 mole of solute is called, क्या बोलेंगे, is called 1 molar, मोलर या कुछ लोग मोलार बोलते हैं, जैसे बोलना चाहो। when 1 liter of solution contains 1 mole of solute is called 1 molar solution, 1 molar का मतलब मोलरिटी इज 1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरा देखो, वही क्वेश्चन मैं क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम HNO3, 10 ग्राम HNO3, फाइंड मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी बताओ कितनी होगी, तो मोलैरिटी बता ही लोगे ना, क्या हो जाएगा मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा फॉर्मूला लिख दूं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मोलैरिटी बराबर, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला लिख देता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब x/m बाई गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट, यही तो मोल होता है, और सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूशन कितना v, तो फॉर्मूला हो जाएगा x/m इंटू v। देखो फॉर्मूला x/m/v, ये मोलरिटी का सिंपल फॉर्मूला हो गया, जो कि साफ दिख रहा है आपको, सीधे सीधे ये आंसर है, 10/63/1 इज इक्वल टू 10/63 मोलर, यही आंसर है। मतलब इसी को हमने यहाँ पर थोड़ा रिप्रेजेंट किया है x/m/v, जहां पर x क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, m क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप सारी बातें लिखो, आप प्रॉपर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए प्रॉपर लिखो, क्या x इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट का मतलब 10 ग्राम मिलाया गया है, तो 10 ग्राम इज x। क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। m मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, HNO3 का 63 होता है, m v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है ना। और इसी मोलैरिटी को हम मोल अपॉन वॉल्यूम, इसी मोलैरिटी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं, इट इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है मोल पर लीटर। कभी कभी आपसे कहा जाए कि बताओ मोलैरिटी क्या है, या कभी कभी आपसे कहा जा सकता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन कहो या मोलैरिटी कहो एक ही बात है। क्या क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मोलैरिटी में। अच्छा यहां पर एक बात समझ लो, एक खास बात क्या है, जरा देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा है x/m/v। देखो यही तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा है, x/m/v। हाँ अन्वेष कुछ कहना चाहते हो बेटा, बोलो अन्वेष। अच्छा तुम बोलोगे कैसे, पहले तुम, मैं बोलने के लिए तो आपको अलाउ करूं। यस अन्वेष बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो।
अनवेश, रेस्पॉन्ड। हाँ सर, तो एक क्वेश्चन था सर, तो उसमें ना डिस्टिल वाटर की मोलैरिटी निकालनी थी सर। ठीक है, मैं इनवर्ट बताऊंगा। से ठीक है, मैं बताऊंगा। दैट इज 55.5। एक्चुअली क्या है कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग आएगी, अभी आएगा, आगे आएगा क्वेश्चन, डोंट वरी। अभी डिस्टिल वाटर की मोलरिटी मैं सारी के सारी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ ना, मोलरिटी तभी शुरुआत की है हमने, आगे हम बात करेंगे ना मोलरिटी की, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखो, तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला हमने लिखा, बाकी माइक्रोफोन म्यूट करिए सभी लोग। x अपॉन एम इंटू वी, तो x अपॉन एम इंटू वी, तो यहां पर ये फॉर्मूला था। अच्छा, यहां पर एक बात और समझ लीजिए, हमने नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था, x अपॉन ई इंटू वी। जरा गौर से देखिएगा, नॉर्मलिटी यही लिखा था ना, x अपॉन ई इंटू वी, और मोलरिटी लिखा है x अपॉन एम इंटू वी। भाई फर्क केवल और केवल x और v सेम है, x और v सेम है, केवल वेरिएशन m में और e में ही तो है। तो क्या नॉर्मलिटी और मोलरिटी को रिलेट किया जा सकता है? तो आंसर है यस, नॉर्मलिटी और मोलरिटी को रिलेट किया जा सकता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में क्या होना चाहिए, क्या रिलेशन हम यहां पर स्टेब्लिश कर सकते हैं, तो क्या करोगे, नॉर्मलिटी को हम क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी बराबर एक्स अपॉन ई को क्या लिख सकते हो, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर लिख सकते हो, इंटू वी। तो इट कैन बी व्हाट, एक्स अपॉन एम इंटू एन फैक्टर, सॉरी m इंटू वी इंटू एन फैक्टर लिख सकते हो। देखो एन फैक्टर ऊपर गया तो x अपॉन एम इंटू वी रहा, और x अपॉन एम इंटू वी है क्या, x अपॉन एम इंटू वी इज व्हाट, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। देखिए जरा, यानी कि अगर मोलैरिटी में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एन फैक्टर बन जाता है, यानी नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी बराबर एन फैक्टर होता है। देख लीजिए भाई, इस बात को समझ लीजिए, नॉर्मलिटी और मोलरिटी, अगर किसी की मोलरिटी तुमको पता है, उसमें एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मलिटी बन जाएगा, और अगर किसी की नॉर्मलिटी पता है तो क्या करो, एन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो मोलरिटी बन जाएगा। तो कुछ तुमको करना ही नहीं है ज्यादा। और इफ एन फैक्टर इज 1, जैसे मान लिया HCl कह दो, H2SO4 कह दो, अगर एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी हो जाएगा। इफ एन फैक्टर इज 1 देन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी बराबर हो जाएगा इफ एन फैक्टर इज 1। तो नोट करके आप लिखो इस बात को, इफ एन फैक्टर इज 1 देन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी। अच्छा, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी में बेसिक डिफरेंस जानते हो क्या होता है, दोनों में वॉल्यूम होता है ना, नीचे दोनों वॉल्यूम होता है, और जब भी वॉल्यूम अगर किसी में होगा तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता बढ़ता है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो ऑफकोर्स वेरिएशन आएगा, है ना। तो बोथ एंटिटीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, आप इस बात को नोट करके लिखिए, बोथ नॉर्मलिटी एंड मोलरिटीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट स्पीसीज, दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। अच्छा, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि किसी एक सोल्यूशन की मोलरिटी तो फिक्स हो सकती है, लेकिन नॉर्मलिटी फिक्स इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अलग अलग मीडियम में नॉर्मलिटी अलग अलग होती है। जैसे आपने KMnO4 को सीखा है, KMnO4 में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में, तो बैन 153 हमने आपको पढ़ाया है। तो KMnO4 का एन फैक्टर अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, और नॉर्मलिटी एन फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए नॉर्मलिटी वेरी कर सकती है लेकिन मोलरिटी वहां फिक्स होती है। अगर मैं आपसे कहूं किसी की मोलरिटी इतनी है तो मतलब वो फिक्स है, लेकिन अगर मैं कहूं नॉर्मलिटी इतनी है तो मतलब वो किस मीडियम में है। तो नॉर्मलिटी मोलरिटी दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन नॉर्मलिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, जबकि मोलरिटी इज फिक्स्ड एट इन एवरी मीडियम। तो यहां पर हमको नोट करके दोनों बातें आपको लिखनी है, लिख लीजिए इस बात को कि नॉर्मलिटी इज वेरीड फॉर मीडियम टू मीडियम while molarities are fixed, मोलरिटी फिक्स होती है, और दोनों का रिलेशन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा, ठीक है ना। जहां पर हमने फॉर्मूला लगाया था N1V1 बराबर N2V2, वहीं पर फॉर्मूला सेम M1V1 बराबर M2V2 लग सकता है इफ एन फैक्टर इज 1। अगर एन फैक्टर 1 है तो फॉर्मूला M1V1 बराबर M2V2 भी लगाया जा सकता है, बिल्कुल सिमिलर लेवल पर। देखो जरा, अब नॉर्मलिटी और मोलरिटी, अभी हम क्या करेंगे, इनका आपस में इंटर रिलेशन भी समझेंगे। पहले हम सारे के सारे टर्म समझ लेते हैं, क्योंकि मोलरिटी के साथ साथ मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन भी है हमारे पास, हम उन बातों को भी अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन अभी जरा एक बात समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये लिखा हुआ है 0.1 मोलर HCl, समझो जरा बेसिक बात समझो।
0.1 मोलर HCl। तो 0.1 मोलर HCl का क्या मतलब है? What does it mean 0.1 मोलर HCl? लिखा 0.1 मोलर HCl, क्या मतलब है इसका? अच्छा 0.1 मोलर छोड़ दो, पहले मैं 1 मोलर लिखता हूं। चलो 1 मोलर HCl का क्या मतलब है? तो 1 मोलर HCl का मतलब है HCl की मोलरिटी 0.1 मोल इन 1 लीटर। हाँ चलो 0.1 ही लिख देते, चलो समझ में आ गया ना। 0.1 मोलर HCl का मतलब हो गया कि 0.1 मोल ऑफ HCl, 0.1 मोल HCl किसमें प्रेजेंट है? 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ये बात समझ पा रहे हो ना कि भाई 1 लीटर हमारे पास सोल्यूशन है पूरा 1 लीटर, और इसके अंदर कितना 0.1 मोल HCl प्रेजेंट है। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू 0.1। तो मोलरिटी 0.1 हो गई ना। तो वही मोलरिटी 0.1 का मतलब ये हो गया कि 1 लीटर पानी में, पानी हमेशा 1 लीटर रहेगा, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। यस बिल्कुल सही। 1 मोल इन 10 लीटर, नो, हाँ बिल्कुल सही। 0.1 1 लीटर में है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो भाई 1 मोल जो है 10 लीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब जरा एक बात समझो। मैं आपसे कहूं कि 0.1 मोल HCl जाओ लैब में और बना के लाओ, या मैं आपसे कहूं घर जाओ आपको मैं HCl दे दूं, ये लो एक बोतल में मैंने आपसे HCl दिया आधा लीटर, लो लेके जाओ HCl, और पानी तो सब तुम्हारे घर पे है ना। 1 लीटर सोल्यूशन पानी में मिलाना है, ध्यान रखिएगा, वाटर में मिलाना है, और 0.1 मोल HCl आप जाओ घर से बना के लेके आओ। तो आप 0.1 मोल HCl घर जाओगे और या लैब जाओगे बना के कैसे लाओगे? आप मुझे कैसे दिखाओगे कि ये है 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन? क्योंकि लैब में जाके ही तो काम कुछ करते हैं। तो 0.1 मोलर HCl हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब? थ्योरेटिकली बात तुमको समझ में आती है कि 1 लीटर पानी में 0.1 मोल HCl प्रेजेंट है। कैसे डालोगे? 1 लीटर पानी लोगे, 1 लीटर पानी सोल्यूशन में 0.1 मोल HCl डाला, तो 0.1 कैसे, 0.1 ड्रॉप कैसे पता चलेगा? हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश कि इट इज 0.1, 0.2, 0.3? हम HCl कितना डालेंगे, कैसे पता चलेगा कि 1 लीटर पानी में इतना है? सर बाई यूजिंग सुटेबल रिएक्शन। रिएक्शन कैसे पता चलेगा? रिएक्शन हो किससे रही है? HCl है, पानी है, HCl है, पानी है, कैसे करेंगे? अन्वेष बताओगे कैसे? वो पूरा सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे कि भाई 0.1 मोलर है? तो देखो बेस्ट तरीका ये है, 0.1 मोल, आप एक काम करो, पानी लो, यहां पानी भरो, पानी, ठीक है ना, या पानी मत भरो, इसमें पहले 0.1 मोलर HCl डाल दो, 0.1 मोल HCl डाल दो इसके अंदर, और उसके बाद पानी भरो, तब तक भरते रहो जब तक 1 लीटर ना हो जाए। या 1 लीटर पानी लो, 1 लीटर पानी ले लो और उसमें 0.1 मोल HCl डाल दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 1 लीटर पानी लो, 0.1 मोल HCl डाल दो। अच्छा आप सोच रहे हैं 0.1 मोल डालेंगे कैसे? भाई मैं पूछ रहा था। तो 0.1 मोल का मतलब ये है कि 1 मोल HCl बराबर कितना होता है? 1 मोल HCl बराबर होता है 36.5 ग्राम। मोल कंसेप्ट पढ़ा है सबने कि 1 मोल HCl में 35.5 प्लस 1 36.5 ग्राम। भाई 35.6 ग्राम HCl तो आप वेट कर ही लोगे ना। अब 1 मोल में इतना है तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा? ये वाला यहां पे आ जाएगा 3.65 ग्राम। इसका मतलब 1 लीटर पानी लो और 1 लीटर पानी में 3.6 ग्राम HCl उसके अंदर मिला दो, यानी 3.6 ग्राम वाटर, सब कुछ मिला के 1 लीटर सोल्यूशन होना चाहिए। बात सबको समझ में आ रही है? तो इस तरीके से 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में आप 3.6 ग्राम HCl उसके अंदर प्रेजेंट है। अब 3.6 ग्राम के HCl को उसके अंदर डाला जा सकता है, तब हम कहेंगे कि भाई ये 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन बन चुका है। बात सबको समझ पा रहे हो? क्लियर हो रही है? तो अब यहां पर इस तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जब आप लैब में जाते हो तो लैब में इस तरीके से काम करते हो। कई बार थ्योरी समझ में आती है, प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता है। वहां जाके समझ में नहीं आता तो किसी में कुछ भी मिलाना शुरू कर देते हैं, कितना भी मिलाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, लिखो क्वेश्चन, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी? अब मोलालिटी मुझे क्या पता, अभी मोलालिटी पढ़ी नहीं है मैंने, अभी मोलैरिटी पढ़ी है। अभी क्या करेंगे हम, मोलैरिटी के बाद मोलालिटी पढ़ लेंगे और फिर हाउ कैन वी कन्वर्ट सॉल्यूट इन लीटर, हाउ कैन वी कन्वर्ट सॉल्यूट इन लीटर। सॉल्यूट को लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सॉल्यूट को लीटर में कैसे कन्वर्ट करना ही नहीं है। चीनी को पानी में डालोगे तो क्या चीनी चीनी रहेगी? चीनी चीनी रहेगी नहीं, चीनी तो पानी में मिल जाएगी। वही तो सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट का मतलब क्या है? अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देना। चीनी को पानी में डाला, 1 लीटर पानी में 3.6 ग्राम चीनी डाल दी गई, तो चीनी को वॉल्यूम थोड़े बनाने की जरूरत है, चीनी ऑलरेडी जाते ही वॉल्यूम बन गया।
इसी बात का तो सॉल्यूट है। सबसे पहले दिन यही कहा था कि जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है वही सॉल्यूट होता है, और अगर आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है तो फिर मिक्सचर सोल्यूशन है ही नहीं, वो होमोजेनियस मिक्सचर ही नहीं है। ठीक है ना, तो सॉल्यूट को बनाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो अब जरा क्वेश्चन लिखो, व्हेन H2SO4 dissolved in 100 ml of 0.2 molar H2SO4, then find electrons of oxygen in H2SO4। क्वेश्चन समझो हमने क्या किया, हमने पहला वाला मोल कंसेप्ट इससे मिक्स करा दिया। हमने कहा कि H2SO4 को 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 में डिसॉल्व किया जाता है, तो आपको बताना है H2SO4 में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, H2SO4 का वेट तो निकालो कि इसमें H2SO4 कितना मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है। मोलरिटी पता है, मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, आप वेट निकाल लो मोलरिटी से, और जब वेट निकल आएगा तो उतने वेट H2SO4 में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमने पहले कंसेप्ट सीखा था। दोनों मिक्स कर दिए हैं, चलो सॉल्व करो जल्दी से। सबसे पहले वेट ऑफ H2SO4 निकालिए यहां से। मोलरिटी बराबर x अपॉन m/v, x की वैल्यू निकालो। x बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू m इंटू v। मोलरिटी कितना है 0.2, m कितना है मॉलिक्यूलर वेट 98, वॉल्यूम कितना है 100 ml, 100 का मतलब 100/1000, वॉल्यूम चाहिए ना हमको। ये यहां से वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये पॉइंट हटाओ, 1 जीरो और बढ़ा दो, तो 98/50 अप्रॉक्स 2 के आसपास आ गई। मैं 2 लिख लेता हूँ, 1.9 के आसपास मान लो, है ना, अप्रॉक्स 2 के आसपास मान लो, 1.92 के आसपास मान लो। एक्स की वैल्यू 2 ग्राम आ गई, ठीक है ना, यानी 2 ग्राम H2SO4 है, 2 ग्राम H2SO4, और 2 ग्राम H2SO4 में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये बात सभी लोग जानते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? मैं अगर ये नहीं पूछता फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, तो केवल डायरेक्ट पूछता कि x ग्राम H2SO4 का इतने 100 ml ऑफ 0.2 मोलर में जुड़ा हुआ है, मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो वेट निकाल लो। फॉर्मूला मोलरिटी बराबर x अपॉन m इंटू वी होता है। अभी तक कि आपसे मोलरिटी पूछ रहा था, x पता होता था, m पता होता था, v पता होता था। अब हमको m पता है, x निकालना है, m और v पता है। तो m कितना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू स्मॉल m इंटू वी। तो कैपिटल M कितना है 0.2, स्मॉल m कितना है H2SO4 का 98, और कैपिटल V कितना है 10, 100 ml, 100/1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है ना। 0.2 हटाया तो वहां जीरो बढ़ा दिया, तो 2 और 50, तो 98/50, तो अप्रॉक्स 2 के आसपास आंसर लिख लिया हमने, अप्रॉक्स 8A0। गुड, तो ये 2, तो 2/98, ये क्या हो जाएगा मोल, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर A0 इंटू क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, 8 इंटू 4 32, ये आंसर है 2/98 इंटू A0 इंटू 32, ये है कैलकुलेशन। अगर आपका ये अब यहाँ पर 2 की जगह यहाँ पर अगर 1.9 आता तो यहाँ 1.9 लिख लीजिए। तो अप्रॉक्स, और अगर देखा जाए तो 100 के आसपास, तो अप्रॉक्स 50, तो 32/50 इंटू A0। वो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर हमारा मेन मोटो है कंसेप्ट को समझाना। हाँ बेटा अन्वेश, ठीक है ना, मतलब मोलैरिटी से हमने वेट निकाला और वेट से फिर हमने इलेक्ट्रॉन को बना लिया। n नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय दिस कंसेप्ट, नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, लिखो 500 ml of solution contain
50 ग्राम ऑफ H3PO3, then find normality and molarity. चलो जल्दी से सॉल्व करो। $500 ग्राम of solution contains 50 gram of H3PO3. Then find normality and molarity. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। धीरे धीरे करके क्वेश्चंस हम टफ करेंगे, क्योंकि बेसिक बातें अगर तुमको क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम आगे समझ पाएंगे चीजों को। अभी तो मैं एन फैक्टर में वेरिएशन करी ना, रिडॉक्स तो लगा ही नहीं रहा हूं इसमें। रिडॉक्स करूंगा तो फिर एन फैक्टर में वेरिएशन आएगा और वो पूरा रिडॉक्स वाला कंसेप्ट एन फैक्टर वाला लगाना पड़ जाएगा। वो जो एन फैक्टर के हमने बहुत सारे वेरिएशंस आपको समझाए थे, डिस्प्रोपोर्शनेशन का, सारे के सारे। 1.2 नॉर्मल, गुड। 1.2 नॉर्मल आ रहा है। नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला x अपॉन e इंटू वी। देखो एक काम करो ना, मोलरिटी तो निकालना बड़ा आसान होता है ना भाई, मोलरिटी निकालना सबसे आसान है, तो आप मोलरिटी निकाल लो। मोलरिटी क्या होता है? 50 अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना? 3, 31 और 48 कितना? 12, 82, यानी 82 डायरेक्ट इनटू वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम है 500 इनटू 1000। ये देखो ये मोलरिटी है भाई। x अपॉन m, तो x अपॉन m अपॉन v, तो 500। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 82। ये मोलरिटी आ गई। अब मोलरिटी पता है, नॉर्मलिटी अपने आप निकालो, अलग दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाओ। तो हमें पता है क्या, मोलरिटी में किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलरिटी में भाई नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है ना। तो एन फैक्टर मोलरिटी कितना है? 100 अपॉन 82 इंटू एन फैक्टर कितना? एन फैक्टर उसका H3PO3 का एन फैक्टर कितना होता है? कितना? 1, 2, 3, 2 होता है ना H3PO3 का, H3PO4 का। हाँ यस 2, तो 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 200 अपॉन 82। ये नॉर्मलिटी आ गया। तो आप मोलरिटी निकाल लो, मोलरिटी से नॉर्मलिटी आसानी से कन्वर्ट कर लो, कोई ज्यादा वेरिएशन होगा ही नहीं। तो 100 अपॉन 41, हाँ ठीक है, 100 अपॉन 41, यस। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, तो मैथ्स स्टूडेंट्स हो। 2.4, वेरी गुड, ठीक है ना। तो आसानी से आप इस तरीके से नॉर्मलिटी मोलरिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यस बिल्कुल सही जवाब, अब बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मलिटी मोलरिटी के अब हम क्या करेंगे? मिक्सअप क्वेश्चंस कुछ और। अभी जैसे बच्चे ने पूछा था डिस्टिल्ड वाटर का, भी हम बात करेंगे आगे, है ना। अच्छा अभी हम इसके बीच में हम क्या करेंगे, पहले आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन और समझा देते हैं, और उसके बाद फिर इंटरमिक्सिंग करेंगे सारा। नॉर्मलिटी को, मोलरिटी को, मोलैलिटी को, मोल फ्रैक्शन को एक दूसरे से इंटर रिलेट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो एक एक करके हम ये काम सारा पूरा करेंगे।